नमस्कार। हम पहुँचे हैं जो गुरुओं का भंडारा, आज गुरु नानक जी का जो दिशा निर्देशन और भंडारा चलता रहता है, तो यहाँ पर राकेश टिकैतियों का सम्मान किया जा रहा है। तो यहाँ पर जोगिंद्र काशीराम नयन जी पहुँचे हैं, बाबा जी भी हैं जो यहाँ इनकी जो देख रेख में भंडारा चल रहा है। लगातार ये किसानों की सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी आकर खाना खा सकता है, गरीबों के लिए उन्होंने लंगर लगाया। तो हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज आप भंडारे में आए हैं, तो ये जो लगातार चल रहा है, किसान सेवा कर रहे हैं, तो इनकी सेवा देख के जो समाज में कुछ न कुछ संदेश जाता ही रहता है कि उनका जो लंबा संघर्ष है और साथ में ये अच्छे अच्छे काम भी करते रहते हैं। तो अब सरकार इनके संदेश को समझना चाहेगी? नहीं, बिल्कुल सरकार तो पहले से ही समझ रही। जब पिछले साल कोरोना काल आया उस टाइम पे जो गुरुद्वारों से सेवा गई, जो भंडारे चले, जो लंगर चले, और कई लाख लोगों का हर रोज़ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भोजन वितरण करा गया, जो लंगर सेवाएं दी गई, तो उसका सम्मान भी सरकार ने करा। और आज तो ये समाज ने अब देखा है, जब ये किसान आंदोलन चला पिछले 6 महीने से, तो किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से सेवा भाव इनमें है। तो जो अपने लोग भी दान पुण्य तो बहुत कर देते हैं। जो हमारा क्षेत्र है पूरा, वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, लेकिन जो बैठने का, जो खिलाने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम गुरुद्वारों से सीखना चाहिए। इनकी जो कमेटियां हैं, इनका जो भाव है लंगर प्रसाद बांटने का, बनाने का और बांटने का, तो उनसे सीखा हमने बहुत सी चीज़ सीखी। और उससे एक अच्छा मैसेज समाज में भी जा रहा। और जितने भंडारे यहाँ पर चल रहे हैं, जो बापें हैं, और जहाँ पे हम आए, ये बुरी वालों का बड़ी संस्था इनकी हैं। और जितने भी गुरुद्वारे हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाएं हैं। और बहुत उसमें यह है कि 24 घंटे भंडारा उनका चलता है। कोई किसी चीज़ को खिलाते हैं, कोई कैसे उनका बनाने का तरीका, खिलाने का, प्रसाद देने का, वह तो चीज़ें सीखी है। और इनसे आगे सीख भी लेंगे। जिस तरह से ये गल्ला इकट्ठा करके और उस संस्थाओं को चलाते हैं, उससे एक बड़ा मैसेज समाज में गया है। यहाँ पर भी बड़ा योगदान रहा है पंजाब का, हरियाणा के गांवों से जिस तरह से सीट, लस्सी, गेहूँ, कणक, चावल, ये सारी चीज़ें आई है, तो बड़ा योगदान रहा है। इन जो तिगरी का ये है, ढासा का जो बॉर्डर है, शाहजहाँपुर में है, अपना सिंगो है, शाहजहाँपुर है, तो जितने भी बॉर्डर दिल्ली के चारों तरफ से चल रहे हैं, इसमें भंडारों का बड़ा योगदान है, जो लंगर भंडारे से। तो बंगाल चुनाव में जब बीजेपी हार गई है और वहाँ पर दूसरी पार्टी जीत गई, तो आप उसमें जो शामिल हुए थे, जो कैंपेन चल रहा था जो इलेक्शन का, तो अब कैसा आप किसानों की इस आंदोलन? ये तो किसान सब अपनी जीत मानता है कि हमारी जीत हुई। जो हमारे यहाँ पे मोर्चा चला हुआ है, जो हमारी जत्थेबंदियाँ हैं, और देश के किसानों की जीत मानता है कि वहाँ पर भी उसका कितना भी योगदान रहा हो, उसको जीत मानता है। और हमारी सरकार से आज भी है कि सरकार ये जो मामला है, इसको बातचीत से समाधान इसका निपटा। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 6 महीने उनको हो गए, उनको ये सोच रहे हैं कि इनके अगर झुंपड़ पटरी हवा बारिश में गिर गए, ये चले जाएंगे वापसी। ये वापसी नहीं जाएंगे। जितने दिन यहाँ पे ये रहेंगे, उतने ही इनके जो दिमाग में रहेगा, जो इनके उसमें रहेगा, ये रहेगा कि ये सरकार थी, ये राजा था, और उतनी ही नफरत पैदा होती चली जाएगी। तो सरकार को ये है कि जितना जल्दी हो सके बातचीत करके जो मसले हैं, उन मसलों का समाधान। आजकल जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, उसको बढ़ाया जा रहा है, कोरोना का जो हवा है वो पैदा किया जा रहा है, तो क्या कहें? हम तो इस पक्ष में नहीं है कि लॉकडाउन बढ़े। लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है। जो हम मानते हैं ये है कि इसका समाधान है दवाई, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन हॉस्पिटल, इसका समाधान है। लोगों को घर में बंद करके और बीमार करना, वो हमें तो नहीं लगता। ना हम ज़्यादा टेक्निकल तो हम है नहीं, लेकिन बहुत जो डॉक्टरों का है उसका भी कहना है, बहुत जो कंट्री है उन्होंने लॉकडाउन नहीं करा, उन्हें इलाज वैसे करा। हमें सैनिटाइज करना चाहिए, हम अपने कैंपों में सैनिटाइज करना चाहिए। जो दवाइयाँ हैं कोविड की, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो दूसरी दवाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका नाम कोरोना है, एक किस्म से ये बुखार है, और ये वायरल फैलता है। पहले भी ये बीमारी आती थी, पहले
हल्की थी, अब जाते हैं। इसका इलाज क्या है उसका वो ढूंढना चाहिए। आज जिस तरह से पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी है उसको हमको बढ़ाना चाहिए। तो सरकार अभी भी बातचीत की टेबल पर नहीं लौट रही है। अभी शिव मोर्चा की तरफ से क्या आगे? नहीं, हम तो ये हमारा जो आंदोलन है चलते रहेगी और बात तो सरकार को ही करनी है। जब सरकार बात करेगी, संयुक्त मोर्चा जो कमेटी है वो बात करेगी। क्या अभी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आ रहा है आपकी तरफ? अभी कोई प्रस्ताव नहीं। तो जब लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं तो अभी जो संयुक्त मोर्चा है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है अपने किसानों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, तो आगे क्या रणनीति है? अभी तो नहीं कोई, क्योंकि अभी तो ये जो कोरोना काल चल रहा है तो इसमें एक्टिविटी तो अभी नहीं कोई है और हम वहाँ पर सुझाव भी रखेंगे कि अभी एक्टिविटी ना करी जाए, क्योंकि बहुत लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलों में हैं, गाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मोर्चे तो फिर भी ठीक है यहाँ पर। अभी इन मोर्चों को हम मजबूत करें, गाँव से लोग आते रहें जाते रहें ये हैं और मोर्चे हमारे मजबूत रहें और आगे फिर जैसे ही ये डाउन आएगा स्थिति उसके बाद में जो भी करना होगा उसके बाद। जी बाबा जी, थोड़ा ये बताइए, जो आप सेवाएं जारी रखे हुए हैं तो किस उद्देश्य से और कब तक ये जारी रखेंगे आप? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जब तक किसान मोर्चा लगा रहेगा, जब तक लंगर जारी रहेंगे, जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी हो रही जब तक लंगर नहीं जाएंगे, लंगर चलते रहेंगे जब तक मोर्चा रहेगा। ये आपकी सेवाएं जारी रहेंगी। जोगिंदर नैन जी हैं, तो नमस्कार जी। नमस्कार किसान साथी। तो आज जब आप यहाँ किसानों के बीच में जाते हैं, कभी आपको ये महसूस हुआ है कि कोई किसान बीमार है या किसी को कोविड वगैरह हो गया है? तो नहीं, हम लगातार 5.5 महीने के लगभग हमारे को टिकरी बॉर्डर या अन्य सभी बॉर्डरों पर किसानों को साथियों को आए हुए हो गए हैं। यहाँ परमात्मा की कृपा है। ये टिकरी धाम के नाम से जगह मशहूर हो चुकी है। सिंधु धाम है, गाजीपुर धाम है, ये किसान के धाम है। यहाँ पर जो कोई भी किसान साथी यहाँ आया हुआ है, जिस दिन हम 26 नवंबर को दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुँचे थे, उस दिन भी दिल्ली के अंदर कोविड था, देश के अंदर था। हम सब साथी जब किसी कार्य से दिल्ली के अंदर जाते थे वहाँ मास्क लगाना पड़ता था, चाहे ट्रेन है चाहे अपनी गाड़ी में है। बॉर्डर से उस पार कोरोना था, इस तरफ कोरोना नहीं था। वही हालात आज है, आप जो सब देख रही है। मानते हैं बीमारी है, गांव के अंदर बुखार मलेरिया बढ़ा हुआ है, बीमारी का इलाज करवाना ज़रूरी है। गोलियां लेते हैं, जो काढ़ा है देसी वो अपना हिसाब से काढ़ा लें, नियमित रूप से दवाइयाँ लें, छिड़काव करें, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसी कोई ये महामारी की समस्या हो, वो इस टिकरी बॉर्डर या अन्य बॉर्डरों पर अब तक ऐसी समस्या नहीं है। तो राकेश टिकैत जी, एक सवाल आपसे, तो जब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी 5 राज्यों में, तो अब भी कोविड था और पिछले साल से लगातार बना हुआ है, तब कोविड की गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई, तो अब कोविड की गाइडलाइन पे पूरा जोर दिया जा रहा है। अब क्योंकि चुनाव खत्म हो गए तो कोविड की गाइडलाइन का अब कुछ ना कुछ करना है सरकार को और ये दिखाना है कि हम काम कर रहे, तो इसका मतलब यही काम कर रहे। बंगाल में जब चुनाव था, दूसरे स्टेट में चुनाव था, तो वहाँ पर नहीं, वहाँ पर पूरी मीटिंग करेंगे और बहुत लोग उससे प्रभावित हुए, तो उनको नहीं इस तरह की मीटिंग करनी चाहिए। जब लॉकडाउन सरकार लगाती है तो मजदूर वर्ग और जो छोटा व्यापारी या दुकानदार है वो ही ज़्यादा प्रभावित होता है, उसको काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में कौन सी बीमारी रुक जाती है? और रात को कौन सी, जो लॉकडाउन की स्थिति रात को बताई जाती है, रात में कोरोना कहाँ होता है? अब वो पता नहीं, उनका ये है कि अगर दिन में खुला रहेगा तो लोग ज़्यादा सड़कों पर चलेंगे, ज़्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे, ज़्यादा बात करेंगे। लॉकडाउन लगा दो, घरों में सील कर दो, तो जो बीमार आदमी है कोई भी है वो जा ही नहीं सकता, कहीं अपना घर में बंद रहेगा। ये सरकार काम ना करके ताला लगा दो, बस ये हालात हो गए। और जो आजकल ऑक्सीजन की कमी दिखाई जा रही है, जब भारत पहले ही ट्राई में मंगलयान पर अपना ग्रह छोड़ने में कामयाब होता है, जिसमें नासा भी कामयाब नहीं हुई है कभी, तो आज ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में कैसे हुई? हमारे वैज्ञानिक तो बहुत तेज हैं। अब ये नहीं जानकारी है। अभी कल मुजफ्फरनगर यूपी में बहुत जिलों में ऑक्सीजन नहीं थी। जब हम लोग उनकी तह तक गए, जो उसका लिक्विड आता है ऑक्सीजन बनाने के लिए, अब जैसे अकेले मुजफ्फरनगर को या उसको 10 टन उसका मेट्रिक टन उसका कोटा था, तो उसको 6 दिया गया, 5 दिया गया, तो आधा दे रहा है, क्योंकि जितना खर्चा हो रहा है, जो उस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। हमने लखनऊ तक बात करी, तो कोटा लखनऊ से और वहाँ से स्टेट से तय हो रहा है,
तो ये है कि बीमारी बढ़ रही है, तो इसका जो ऑक्सीजन का वो है ये कहाँ से आ रही है, फिर पता करा कि ये कैलकाटा से आती है, कैलकाटा से लगता है कि ये बाहर से आती है विदेश से कहीं। तो हमको इस पर काम करना चाहिए था, और आने वाले टाइम पे और 10 साल में ये स्थिति भयंकर ना हो, हमको काम करना चाहिए। ऑक्सीजन का अर्जन कैसे होगा, वो पेड़ से होता है, तो हमको ज़्यादातर पेड़ पे ध्यान लगाना चाहिए। और हमारा जो भारतीय किसान यूनियन का अभियान है, हमारा अभियान चला भी है कि पेड़ बचाओ पेड़ बढ़ाओ, इस अभियान के साथ हम काम भी कर रहे हैं, और इस पर हमको ज़्यादा काम पेड़ पर करना चाहिए। ये जो कानून बना है इसमें जैसे किसानों का ये कहना है कि बड़े बड़े जो फार्म हाउसेज बनाए जाएंगे, बड़े बड़े फील्ड होंगे, 10-10 हज़ार एकड़ का एक खेत होगा, तो वो जैसे कंप्यूटर से गोड़ी लगा के उसको एक्सआर कर दिया जाएगा, तो पेड़ तो बीच में बचेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, ये आएगी समस्या। अब इसका समाधान कैसे होगा, जैसे दूसरे कंट्रियों में उसमें वहाँ पे ये है कि अगर किसी के एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें ग्रीन लैंड बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। आने वाले टाइम पे ये कानून हमको बनाना पड़ेगा, आप 10% 15% आपको जंगल छोड़ने पड़ेगी, और किसान से भी अगर किसी के पास में 100 बीघे जमीन है तो 10 बीघे उसको अनिवार्य पेड़ वो लगाएं। और गांव में या जो सरकारी ज़मीन है या दूसरा और जगह है, तो वो जगह भी हमारे पास में है, जो हमारा वन क्षेत्र घट रहा है उसी से ये समस्या आ रही है, तो हमको वन क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर लैंड में जो ग्रीन जोन है वो भी हमको बढ़ाने पड़ेगा। पिछले दिनों कुछ किसानों पर आरोप लगाए गए कि किसानों ने ऑक्सीजन रोक ली, तो ये तो जब यहाँ पर आप देखते हैं ग्राउंड में देखते हैं कि किसान बिल्कुल सेवा कर रहे हैं, तो क्या कोई किसान ऐसी गलती कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, वो पूर्ण रूप से गलत वो था। तो ऑक्सीजन का आरोप थे तो किसान पूरी सेवा करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है उसको पूरा रास्ता देखते हैं। और हमने तो कहा था कि उसको ऑक्सीजन की गाड़ी आ रही है उसको आगे आप पायलट उसको करो, तो अब वो शुरू करा है उन्होंने, तो उसको कोई नहीं रोकता, और बहुत सभ्य तरीके से लोग उसको साथ देते हैं और उसको आगे भेजने का काम करते हैं। ये घटना एक वहाँ की अपने उसमें गाजीपुर बॉर्डर की एक कार्रवाई थी, पुलिस वाले ज़बरदस्ती जहाँ से रास्ते बंद थे वहाँ पे एक टैंकर को लेकर आए, पुलिस की गाड़ी उसके आगे आई, और वो दिखाने के लिए कि देखो किसानों बच्चा। और जब ड्राइवर से बताया उसने कहा जी मैं यहाँ पे आया, अब मुझे ये पुलिस के लोग लेकर आए और मुझे 20 किलोमीटर ज़्यादा चक्कर काटना पड़ेगा। मतलब यहाँ जाके अगर मैं सीधा निकल सकता था, सारे रास्ते खुले हुए हैं, आधा वो रास्ते भी खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो कट और वो ऐसे घुमावदार, वहाँ पे पुलिस उसको जाई 20 किलोमीटर ज़्यादा उसको चलाया, वहाँ पे जाकर फंसाया और फिर वो आगे निकल के गया। जो सीधे रास्ते थे वो रास्ते सब खुले हुए हैं दिल्ली के, ऐसा नहीं कि दिल्ली के चारों तरफ से रास्ते रोक रखे हैं, सब रास्ते खुले हुए हैं। 5 रास्ते रोक रखे हैं, दिल्ली में 25 रास्ते हैं आने के, 5 रास्ते भी खुले हुए हैं। कोई ऐसा आदमी है कि जिसको दिल्ली में जाना तो उसको रास्ता न मिला हो, ऐसा कोई आदमी नहीं। जी एक आखिरी सवाल, जब भी कानून लिखा इतिहास लिखा जाएगा और इन तीनों काले कानूनों पर भी बात होगी, किसान आंदोलन की भी बात होगी, पूरी दुनिया में आज सभी लोग जानते हैं कि किसान किस प्रकार संघर्ष कर रहा है, तो जब उस समय इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो उसमें गोदी मीडिया के बारे में क्या लिखा जाएगा? क्या उसमें लिखा जाएगा कि एक जो राजा था उस टाइम का, तानाशाह बादशाह, वो आखिरी बादशाह हो गया था हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह का नाम लिखा जाएगा, और उसका पूरा तानाशाह रवैया चला, मीडिया पे उसका कब्जा था, पूरे जो सिस्टम था उस पर उसका कब्जा था, और वो पूरे देश पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया, और उसका मुकाबला देश के किसानों में करा, और अंत में किसानों की जीत हुई, ये उसमें लिखा जाएगा। तो आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि सरकार को सरकार बातचीत करे, इस मामले का समाधान करे, ये किसान जाने वाला नहीं है, ये चाहे इसको 5 साल हो जाओ, 2 साल हो जाओ, इसको 10 साल हो गए, किसान नहीं अब जाएगा, जितने लंबा होगा उतना ही ये संघर्ष और तेज होगा। धन्यवाद। अभी हमारे साथ राकेश टिकैत जी थे, उन्होंने पूरे विस्तार से जो बातें बताई और आंदोलन के बारे में जिक्र किया। हम ऐसी कोशिशों के लिए ग्राउंड में रहते हैं। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को